नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज थोड़ा बहुत बेहतर फील नहीं कर रहा हूँ। तबीयत सही नहीं थी और अभी जस्ट दवा खाया हूँ। दवा खा करके फिर से क्लास लेने की प्रक्रिया में आ गया हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे वाक्य का, और वाक्य के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें रही हैं वो हम लोगों ने सीख लिया था। क्या सीखा था? कि वाक्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं। वाक्य का भाग, दो भाग। कौन कौन सा? एक रहा उद्देश्य और एक रहा विधेय। दूसरा हिस्सा जो हम लोगों ने पढ़ा वो वाक्य के विषय में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों में तत्व की बात किया जाए या उसके अंग की बात किया जाए तो उसके मुख्यतः अंग या तत्व के रूप में 6 होते हैं। पर किसी भी परीक्षा में आज तक ये नहीं पूछा गया है कि कौन कौन से वो होते हैं, तो आपको उस पर तनाव नहीं लेना है। बात आती है भेद की, तो आइए देख लेते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए वाक्य के भेद कितने हैं, तो वाक्य के भेद आपसे दो आधार पर पूछा जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि वाक्य के भेद के आधार क्या हैं। वाक्य के भेद का आधार माने, अगर इसका मतलब ये है कि अगर वाक्य के बारे में आपसे ये पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि कितने आधारों पर वाक्य को बांटा गया है। यदि आपसे ये पूछे कि कितने आधारों पर वाक्य को बांटा गया है तो आप बताएंगे कि इसको मूल रूप से मित्र दो आधार पर बांटा गया है। ध्यान रखिएगा, मैं आधार की बात कर रहा हूं और ये इसके पहले प्रश्न नहीं बनता था, पर अब प्रश्न बनने लगा है कि वाक्य को कितने आधारों पर बांटा गया। ये एक लॉजिक प्रश्न बनने लगा है और परीक्षा में ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। तो क्या आप में से कोई बता पाएगा कि वाक्य को कुल कितने आधारों पर बांटा गया है? तो ध्यान रखिएगा, इन आधारों में एक आधार तो मित्र कहा जाता है कि रचना या फिर स्वरूप के आधार पर। रचना को एक और नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या नाम जाना जाता है, तो स्वरूप के आधार पर। अच्छा, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमसे ये पूछे थे कि सर मान लीजिएगा कि ये जो वीडियोस है, ये वीडियोस हमको लाइव के साथ, तो लाइव के बाद 5 से 7 घंटे बाद ये रिकॉर्डेड वाले लिस्ट में जाकर के इंक्लूड हो जाता है, तो आप वहां से देख सकेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको। ठीक है। और लगभग एडमिशन के दौरान से लगभग 6 से 8 महीने तक की वैलिडिटी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप आराम से पढ़िएगा कि 6 से 8 महीने तक आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए आपको परेशान नहीं होना। ठीक है। और अगर 6 से 8 महीने में भी आपकी कोई एग्जाम नहीं होता है तो आपको वैलिडिटी और बढ़ा दिया जाएगा, 9-10 महीने कर लीजिएगा। लेकिन जब परीक्षाएं हो जाती हैं तो फिर परीक्षा होने के बाद एक नए अनुरूप में आपको क्लासेस दी जाती हैं, तो वो बातें बहुत ही केंद्र में आ जाती हैं। तो रचना कहेगा या स्वरूप कहेगा, तो ये ध्यान रखिएगा, बात ये कर रहा है। और रचना या स्वरूप के आधार पर, और दूसरा जो आधार माना जाता है वो अर्थ के आधार पर माना जाता है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो यदि रचना या स्वरूप के आधार पर आपके वाक्य के भेद पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? इसके आधार पर वाक्यों को 3 भागों में बांटा गया है। और अर्थ के आधार पर अगर ये बात करेगा तो इसके 8 भेद होते हैं। अब इनके नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि नाम को रिप्लेस करके प्रश्न वो पूछते हैं, तो आप आसानी से कैसे कर पाएंगे। तो नाम में जो पहला नाम आता है उसे कहते हैं कि सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य। दूसरा बोलते हैं मिश्र या मिश्रित वाक्य। और तीसरा बोलते हैं संयुक्त वाक्य। किस आधार पर यह वर्गीकरण है?
तो रचना या स्वरूप के आधार पर, इस आधार से हम इनको बांटते हैं। अर्थ के आधार पर अगर बात किया जाए तो अर्थ के आधार पर मित्र जो पहला होता है उसे कहा जाता है विधिवाचक, विधिवाचक वाक्य। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य। फिर इसी के साथ साथ पांचवा है विस्मयवाचक वाक्य। छठा है संदेहवाचक वाक्य। सातवां है संकेतवाचक वाक्य। तो कौन कौन सा नाम हो गया, जल्दी से इसको गिन लीजिएगा और ये याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा है। और एक है आठवां जो है उसे बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न नोट करिएगा। अगर आप कॉपी लेकर के बैठे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए। कॉपी लेकर के बैठेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो पहला प्रश्न ये है कि रचना या स्वरूप के आधार पर, रचना या स्वरूप के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। रचना या स्वरूप के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए में लिखेगा 3, बी में लिख लीजिएगा 4, सी में लिख लीजिएगा 6, डी में लिख लीजिएगा 8। ठीक है, 3, 4, 6, 8 बना लिया। तो कितना सही जवाब होगा ये आप समझ पा रहे होंगे। अब जो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाएगा वो अगर नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है कि रचना या स्वरूप के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। रचना या स्वरूप के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। ऑप्शन ए में जैसे मैंने आपको बताया सरल वाक्य, ऑप्शन बी में आपने लिख दिया विधिवाचक वाक्य, ऑप्शन सी में दे दिया मैंने मिश्र वाक्य, डी में दे दिया संयुक्त वाक्य। तो ये तो कंफर्म है ना कि ये वाला हिस्सा नहीं होगा। ये तो जो है ये तो है ही। सही जवाब में क्या होगा, जो इधर वाले हिस्से का दिया गया होगा। इधर वाले हिस्से का कौन व्यक्ति आया, विधिवाचक वाक्य। ठीक है, और एक तरीका इनका है, जैसे कहा गया कि आज्ञावाचक वाक्य किस आधार पर माना जाता है। तो आप बताएंगे रचना या स्वरूप के आधार पर माना जाता है या अर्थ के आधार पर भेद माना जाता है। तो आज्ञावाचक वाक्य, वाक्य का अर्थ के आधार पर भेद निर्धारित किया गया है। और इसमें एक अच्छी बात आपको बता दें, अगर इतना आप समझ पा रहे हैं, इसमें से कोई 3 आपको दे दिया, जैसे कहा गया कि दिए गए चारों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है। ऑप्शन ए में विस्मयवाचक दे दिया, फिर संदेहवाचक दे दिया, फिर संकेतवाचक दे दिया और एक दे दिया संयुक्त। तब आप क्या करेंगे, संयुक्त अर्थ के आधार पर शामिल नहीं है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ये बताऊं कि इनमें क्या अंतर है महत्वपूर्ण रूप से, और जो मेन क्या चीजें हम इसमें इंक्लूड करेंगे। चले हम मिटाएं इसको, आइए देखते हैं।
जैसे एक प्रश्न इनके और पूछे जाने के तरीके हैं, उस प्रश्न पर भी बात करेंगे तो शायद आप जुड़ सके, उसे समझ सके। इससे पहले हम देखें रचना के आधार पर। तो रचना को एक नाम आप लोगों ने और दिया है, क्या? स्वरूप। स्वरूप या रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं? 3 हैं। जिसमें से हम लोग पहले का नामकरण जो किए हैं वो क्या किए थे? सरल या साधारण वाक्य। दूसरे को मिश्र या मिश्रित वाक्य, और तीसरे का नाम संयुक्त वाक्य रखा गया। कितने भागों में बांटा गया है? मूल रूप से 3 भागों में। अगर हम सरल या साधारण की बात करें, मिश्र या मिश्रित की बात करें, और संयुक्त वाक्य की बात करें, तो कैसे ये बटेंगे? तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि सरल या साधारण में जो परिभाषाएं हम लोगों ने शुरू किया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो वाक्य होते हैं, वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? तो 2। ठीक है। वाक्य के भाग की बात करें तो भाग में कौन कौन सा भाग था? तो मैंने आपको एक बताया था उद्देश्य, और एक बताया था विधेय। और उद्देश्य के बारे में बताया गया था कि जिसके बारे में कोई बात कही जाए, या किसी भी वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए या जो कोई कार्य करे, उसे उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य को छोड़ करके वाक्य का जितना हिस्सा बचता है वो विधेय कहलाता है। आपने कहा सर हाँ, यहां तक तो बात हम समझ पाए थे। ये 2 हिस्से हो गए। ऐसी स्थिति में इसकी परिभाषा में वही बात शामिल है। कहते हैं कि जिस किसी वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, उसे ही हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि रहीम बहुत पढ़ता है। में ये बात क्लियर है, रहीम, और फिर दिया है बहुत पढ़ता है। तो रहीम वाला हिस्सा आपका क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और बहुत पढ़ता वाला हिस्सा क्या हो गया? विधेय हो गया। क्योंकि इस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय है, इसलिए इस प्रकार के वाक्य जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहलाते हैं। पर मिश्र और मिश्रित की बात करें तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण अगर बात किया जाए, तो पहली बात तो ये ध्यान रखेगा, इसके 2 खंड होंगे, और संयुक्त वाक्य के भी 2 खंड होते हैं। आप ऐसे सरलता से समझें, इसके भी 2 खंड होंगे, इसके भी 2 खंड होंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण हिस्सा शामिल होता है वो हम बताएं। कहते हैं कि ये कोई उपवाक्य होगा, ये कोई उपवाक्य होगा, और ये भी कोई उपवाक्य होगा। और इसमें कहा जाता है कि एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक आश्रित उपवाक्य होता है। पर आपको अभी हम बताएंगे कि उपवाक्य क्या होते हैं और पदबंध क्या होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पदबंध की कितनी संख्या है तो शायद न याद हो या न पता हो, या उपवाक्य कितने होते हैं तो शायद ये न पता हो। इसके बाद वाले में भी हम चर्चा करेंगे कि उपवाक्य और पदबंध क्या होते हैं, तो वहां विस्तार से समझ पाएंगे।
तो दो उपवाक्य को जोड़ा जाता है और जोड़ करके इस तरीके से आपके पास प्रस्तुत किया जाएगा कि इसे ही हम मिश्र या मिश्रित कहते हैं। और इनको जोड़ने के लिए मूल रूप से अगर बात करें तो तीन वर्ण की जरूरत होती है, एक है कि, एक है जो, और एक है जिसने। अगर आपको कोई वाक्य दिया गया हो और वाक्य में कि, जो या जिसने दिया गया हो, कि, जो या जिसने दिया गया हो, और आपसे पूछा जाए कि वाक्य के बारे में पूछा जाए, आप एकदम सरलता से बताएंगे कि ये मिश्र या मिश्रित वाक्य है। और इतना ही नहीं, इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे लोग दिए जाते हैं, जैसे इसमें जब और तब दिया जाएगा, या फिर जहां और तहां दिया जाएगा, या फिर जिधर दिया जाता है। इस तरीके से बहुत सारी शब्दावलियां हैं। जैसे एक वाक्य मैं बता दूं कि कहा गया, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो देखिएगा, मैं जानता हूं वाक्य का एक हिस्सा हो गया और तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते ये दूसरा हिस्सा हो गया। और दोनों को जोड़ने के लिए क्या आ गया, कि। अगर दो ऐसे वाक्य हों जिनको जोड़ने के लिए कि दिया गया हो, ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं कि वो मिश्र या मिश्रित वाक्य हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, मिश्र और मिश्रित। और परीक्षा का एक प्रश्न आप सरलता से कर पाएंगे कि ठीक यही वाक्य मान लीजिए आपकी परीक्षा में आ गया। और एक बात ध्यान रखिए कि जिस वाक्य पर हम आपका प्रैक्टिस कराते हैं ठीक वही वाक्य ही आपकी परीक्षा में आएगा। वाक्य बदलता नहीं है, जो वाक्य मैं लिखा दूंगा वही वाक्य आपकी परीक्षा में आएगा। अगर दुर्भाग्य से उन्होंने बदला तो ये लक्षण नहीं बदल पाएंगे। लक्षण वही रहेगा कि वाक्य कोई भी हो, लक्षण वही हो, तो आपका काम चल जाएगा। तो एक प्रश्न आपका तय हो जाता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, तो आप बोलेंगे कि मिश्र और मिश्रित वाक्य है। संयुक्त वाक्य की अपनी कुछ शर्तें हैं और संयुक्त वाक्य अपनी शर्तों को लेकर के चलता है, आप ऐसे समझें। संयुक्त वाक्य का निर्माण साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य दोनों से मिलकर होता है। और दोनों से मिलकर होता है का क्या मतलब है कि संयुक्त वाक्य कहता है कि यदि दो वाक्य, और दो कौन से वाक्य, यही साधारण वाले, यदि दो साधारण वाक्य आपस में मिलेंगे तो संयुक्त वाक्य का निर्माण करेंगे। और ये कहते हैं कि मान लीजिए एक साधारण वाक्य आ जाए और एक मिश्रित वाक्य आ जाए तो भी संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। और ऐसा होता है कि यदि दो मिश्रित वाक्य आ जाए तो भी संयुक्त वाक्य का निर्माण होता है। माने ध्यान रखिएगा मैं क्या कह रहा हूं, इस पर बहुत गौर करिएगा कि एक साधारण माने दो साधारण वाक्य अगर मिलेंगे तो संयुक्त हो जाएंगे। माने जैसे ये रहीम बहुत पढ़ता है, ये एक साधारण वाक्य है। ऐसा ही कोई एक साधारण वाक्य और आपके सामने आ जाएगा और दोनों मिल करके किसका निर्माण करेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर संयुक्त का निर्माण हो जाएगा। दूसरा, एक साधारण टाइप का वाक्य होगा और एक मिश्र वाला वाक्य होगा। जब दोनों मिलेंगे तो किस प्रकार का बनाएंगे, संयुक्त। ऐसी भी स्थितियां आती हैं कि दोनों मिश्रित वाक्य होगा और दोनों मिश्रित वाक्य मिल करके संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं, तो भी आप सरलता से समझ पाएंगे। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसका हर एक उदाहरण बता दूं। और यहीं से दो ऐसे प्रश्न बनते हैं
जिसको 99% बच्चे गलत कर देते हैं, ये ध्यान रखें। उनको ऐसा लगता है कि ये संयुक्त वाक्य है। यहाँ पहले इसकी पहचान के तौर पर जान लीजिएगा। जैसे मैंने कहा कि मिश्र वाक्य को पहचानने के लिए वाक्य में की, जो, जिसने, जब, तब, जहां और तहां दिया गया होता है, वैसे ये हिस्सा और ये हिस्सा जोड़ने के लिए भी कुछ लोगों को तय किया गया है। और वो तय करने वाले में एक शब्द आता है और, एक आता है या, एक आता है अथवा, एक आता है लेकिन, एक आता है किंतु, एक आता है परंतु, एक आता है पर, एक आता है मगर, एक आता है बल्कि, एक आता है वरन। ऐसे बहुत सारे आएंगे आपके सामने। पर जब बहुत कठिन प्रश्न बनाना होता है तो ये और वाला ही दे करके आपका काम वो क्या करते हैं, चला लेते हैं। तो मैं ये मान लूं कि आप समझ पा रहे हैं, तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर हम इसको तोड़ करके बताएं, या एक एग्जाम्पल लेकर के हम बात करें तो ये बेहद सरल हो जाता है। तो ये स्क्रीनशॉट बना लीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। अब इसमें एक समस्या आती है। जैसे पहले मैं आपको एक एक बात बता दूं, उसके बाद हम उस समस्या पर बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि राम दिन भर पढ़ता है, और सीता दिन भर लिखती है। तो यहां देखिएगा, राम दिन भर पढ़ता है। अगर इस वाक्य के नेचर को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये कौन सा वाक्य है, तो आप बताएंगे ये एक सरल वाक्य है। और सीता दिन भर लिखती है, जो वाक्य दिया गया है वो भी किस नेचर का है, सरल वाक्य है। और इन सब को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया, और का इस्तेमाल किया गया। और मैंने बताया था कि यदि दो सरल वाक्य हो और दो सरल वाक्य को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाए, और का किया जाए, तो ऐसी स्थिति में जिस वाक्य का निर्माण होता है वो क्या हो जाता है, तो आपने कहा कि वो संयुक्त वाक्य हो जाता है। ये किसका उदाहरण हो गया, संयुक्त का हो गया। पर मैं यहीं आपको एक जगह और सूचित करना चाहता हूं, कभी कभी ये वाक्य बहुत छोटे होते हैं, और बहुत छोटे होने के नाते लोग डरते रहते हैं कि ये क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि कम बोलो पर सत्य बोलो। वाक्य की पहचान होती है कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब, ये हो गया, ये एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गया, माने एक कर्ता और एक क्रिया। और देखिएगा मैंने आपको बताया, और हो गया, या हो गया, अथवा हो गया, किंतु हो गया, परंतु हो गया, ये सब लक्षण किसके हैं, ये अगर वाक्य के बीच में आए हैं तो ये संयुक्त के लक्षण हैं। तो कम बोलो एक वाक्य हो गया, और सत्य बोलो एक वाक्य हो गया। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए पर का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह वाक्य भी क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य होगा। पर यहाँ बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत होती है, और इसका बहुत अच्छा ट्रेड चला हुआ है। जैसे मैंने कहा
कि निराला का जन्म कब और कहां हुआ था। ठीक यही वाक्य मैं अगर क्लास में ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो बताता हूं, क्योंकि यह परीक्षा में आया हुआ है और परीक्षा वाले ही वाक्य को दे करके पढ़ने से, समझने से चीजें ज्यादा सटीक हो जाती हैं। माने जितना भी उदाहरण हम देते हैं उसका ज्यादातर हिस्सा यही है कि वो किसी न किसी परीक्षा में आया है, जिससे ये आपको पता चले कि डायरेक्ट आप परीक्षा सॉल्व कर रहे हो, परीक्षा वाला प्रश्न सॉल्व कर रहे हो, तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा मेंटेन रहता है। तो निराला का जन्म कब और कहां हुआ था, ये किस प्रकार का वाक्य है यदि पूछा जाए तो ये संयुक्त वाक्य है। जल्दबाजी में लोग ऐसा करते हैं, आपके सामने दिया जाता तो आप भी इसे संयुक्त लगा करके आते, उसमें कोई ऐसा नहीं आश्चर्य की बात है, मुझे पता है कि आप कितना अच्छा करके आते। इसमें क्या हुआ कि हमने ये देखा कि एक हिस्सा ये आपने देखा, एक हिस्सा ये देखा और आपने कहा कि और से जुड़ा है और सर आपने यही बताया था। पर मेरी बातों का गौर करिएगा, मैंने कहा यदि दो वाक्य और के माध्यम से जुड़े हों, दो वाक्य की बात कर रहा हूं, यदि दो वाक्य और के माध्यम से जुड़े हुए हों तभी वो संयुक्त वाक्य होगा। पर इस वाक्य को देख करके पहले ये ध्यान रखिएगा कि यह और शब्द जो आया है वो निराला का जन्म कब और कहां हुआ था को जोड़ने के लिए नहीं आया है, बल्कि ये केवल दो शब्द को जोड़ने के लिए आया है। एक शब्द हो गया कहां और एक शब्द हो गया कब। यदि और का प्रयोग दो शब्द का को जोड़ने के लिए अगर आपके वाक्य में आया हुआ है तो ये सरल वाक्य होगा, संयुक्त वाक्य नहीं होगा। ये उदाहरण है सरल वाक्य का। क्लियर है? एक और उदाहरण, जैसे अब इसका एक सामान्य उदाहरण दे देंगे तो आप अपने आप उसके साथ जोड़ लेंगे। जैसे कहा गया कि राम और श्याम मंदिर जाते हैं। अब देखिएगा, कोई ये पूछे कि ये कौन सा वाक्य है तो क्या इसको वाक्य संयुक्त वाक्य बताएंगे? संयुक्त वाक्य अगर हम आप ऐसा बताते हैं तो एकदम बेवकूफी वाला काम करते हैं। कारण क्या है कि ये एक शब्द है राम और ये एक शब्द है श्याम। जब दो शब्द को जोड़ने के लिए वाक्य आए, कभी गलती मत करिएगा कि उसे आप संयुक्त बना दीजिए। ये अलग बात है कि और पहचान है संयुक्त वाक्य का, पर उसकी अपनी कुछ शर्तें हैं, उसके अपने कुछ दायरे हैं। जिस तरह से यहां पर और राम और श्याम को जोड़ने के लिए आया है, उसी तरह से यहां पर और कब और कहां को जोड़ने के लिए आया है। ये बात समझ पाए? कभी कभी जैसे ये वाक्य में क्या दो कर्ता को जोड़ने के लिए आया है, कभी कभी दो क्रिया को जोड़ने के लिए आ जाता है। जैसे मैंने कहा वह हमेशा खाता और पीता है। इसको भी आप गलत नहीं करेंगे, एक ही इसका कर्ता है। यहाँ जो और शब्द है वो एक तो खाता और एक तो पीता शब्द को केवल जोड़ने के लिए आया है। और मैंने ये आपको बार बार और कई बार ये स्पष्ट करा दिया है कि यदि और का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आएगा तभी वो संयुक्त होगा। अगर आपको कहीं वाक्य में और दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा आपको सजग रहना होता है कि जो और दिया गया है क्या ये और शब्द वाक्य के दो शब्दों को जोड़ने के लिए आया है या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए आया है।
यदि दो शब्दों को जोड़ने के लिए आया है तो हमको बहुत ही कंसंट्रेट होकर के सरलता के साथ ये दिमाग लगा करके ध्यान रखना होता है कि हम ऐसी गलती ना करें कि उसको हम संयुक्त लगा दें जल्दबाजी में। मैं ये समझ पा रहा हूं कि आप भी ये बात समझ पा रहे हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक है, अगले हिस्से पर आकर के देखिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा, दो और वाक्य मैं लिख करके बता रहा हूं। तो दो सरल वाक्य ये मैंने दिखा दिया कि कैसे होते हैं। अब जो अगला हिस्सा आता है वो मैं दो मिश्र वाक्य कैसे संयुक्त वाक्य हो जाते हैं इस बात पर चर्चा करेंगे। जैसे पहले वाले हिस्से को अगर हम लेकर के देखें तो कहा गया वह रोटी खाकर लेटा ही था कि उसके पेट में अचानक दर्द होने लगा। अब देखिएगा कि वह रोटी खाकर लेटा ही था और बीच में क्या आ गया कि उसके पेट में अचानक दर्द होने लगा। अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाक्य किस प्रकार का है तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिक्कत होगी, आप आसानी से बता पाएंगे कि ये दिया गया वाक्य वो कैसा है, मिश्र वाक्य है। क्योंकि कि, जो और जिसने इसकी पहचान है। पर मैंने कहा इसी वाक्य में दर्द इतना बढ़ गया, दर्द इतना बढ़ गया कि तुरंत या अचानक, दोनों में से कोई भी हो, तुरंत उसे डॉक्टर को दिखाना पड़ा। जो नीचे वाला वाक्य है ये भी क्या है, एक मिश्रित वाक्य का ही उदाहरण है। पर इन दोनों वाक्यों को अगर हम और लगा दें और फिर पूरा वाक्य पढ़िए, पूरा वाक्य बेहद शानदार ढंग से उसमें इंक्लूड हो, पूरा वाक्य बेहद शानदार ढंग से इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा और बातें ठीक वैसी ही चलती रहेंगी जिस तरीके से चल रही थी। तो अच्छे से देख लीजिएगा इसको कि वह रोटी खाकर लेटा ही था कि उसके पेट में अचानक दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ गया कि तुरंत उसे डॉक्टर को दिखाना पड़ा। ये दोनों हिस्सा मिला करके किसका निर्माण करते हैं, संयुक्त वाक्य का निर्माण करते हैं। ये दोनों हिस्सा मिला करके ही किसका निर्माण करते हैं, संयुक्त का निर्माण करते हैं। तो मैं ये मान लूं कि ये बात भी आप समझ पा रहे हैं। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है। चलें, आइए अब अगले हिस्से पर बात करें।
चलिए अब इसी के साथ साथ अर्थ के आधार पर जो वाक्य है उसका एक एक उदाहरण दे करके समझा दें। वो बेहद सरल है और आप आसानी से कर पाएंगे, उसमें कोई तनाव की बात नहीं है। जो पहला भेद था, अब अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। अर्थ के आधार पर जो पहला भेद है उसे आप बोलते हैं विधिवाचक। विधिवाचक वाक्य केवल इस प्रकार का वाक्य होता है कि केवल एक वाक्य दिया जाएगा और उस वाक्य को देख करके आपको ये पता चलेगा कि एक सूचना आपको दी जा रही है और एक सूचना मात्र अगर जहां प्रदान किया जाए, अगर आपको प्रोवाइड किया जाए, तो आप ये मान करके चलिए कि वहां कौन सा वाक्य हो जाता है? विधिवाचक। तो विधिवाचक का उदाहरण जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हम खा चुके हैं, या हम लोग मान लें कि हम पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? इसकी एक और महत्वपूर्ण हिस्सा भी बताएंगे। दूसरा वाक्य आ गया निषेधवाचक। निषेधवाचक वाला जो वाक्य होगा उसमें नहीं शब्द दिया रहेगा। बस ध्यान से देखिएगा, अगर कोई वाक्य दिया गया है और नहीं शब्द दिया गया है तो आप उसको क्या मानेंगे? निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। और निषेधवाचक वाक्य में जैसे मैंने कहा कि हमने खाना नहीं खाया, एक वाक्य मैंने ये दे दिया, हमने खाना नहीं खाया। निषेध के बाद एक प्रश्नवाचक वाला देख लें। प्रश्नवाचक वाक्य वाले में क्या होता है कि हम वाक्य ऐसे बोलेंगे कि वो एक प्रश्न की शैली में तब्दील हो जाएगा। जैसे आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न हो गया, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। अर्थ के आधार पर देखिए कहीं कोई पढ़ाता बढ़ाता नहीं है, पर बेहद सरल है, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है। इसको देख के आप बता देंगे कि ये किस आधार वाले में आता है। चौथा, चौथे के बाद आज्ञावाचक। आज्ञावाचक वाले में इस शैली में बात किया जाएगा, लगेगा कि सामने वाले को आप आदेश दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा दरवाजा बंद करो, तो दरवाजा बंद करो यदि आप बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सामने वाले को आज्ञा दे रहे हैं। यू आर ऑर्डरिंग समवन। यदि आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं तो आप इसको क्या बोलेंगे? अर्थ के आधार पर उस वर्गीकरण को बांट करके रखेंगे। पांचवा, विस्मयवाचक। जैसे मैंने कहा ओह, मेरा सिर फटा जा रहा है। ये एक मुहावरा है मित्र। सिर फटा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? मेरा सिर फटा जा रहा है, एक मुहावरा है, माने मेरे सिर में दर्द हो रहा है। छठा, संदेहवाचक वाक्य की अगर हम बात करें तो कहा जाएगा, जैसे आप पढ़ते होंगे, इसमें भी हमको संदेह है। आप
आप पढ़ते होंगे, ध्यान रखिएगा, होगा शब्द ही संदेह सूचक है। आप पढ़ते होंगे, ये किस प्रकार का वाक्य हो जाता है? संदेहवाचक वाक्य हो जाता है। संकेतवाचक, संकेतवाचक वाक्य को शर्त सूचक या शर्तवाचक वाक्य भी कहा जाता है। संकेतवाचक वाक्य को हम शर्तवाचक वाक्य भी कहते हैं। इसमें शर्त रखी जाती है। जैसे मैंने कहा तुम खाओ तो मैं खाऊं। तुम खाओ तो मैं खाऊं, ये एक प्रकार का संकेत भी किया जा रहा है और एक प्रकार का ये शर्त भी रखा जा रहा है कि यदि तुम खाओ तो मैं खाऊं। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आठवां है मित्र इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में एक व्यक्ति ख्वाहिश रखता है, एक व्यक्ति तमन्ना रखता है कि आपके लिए कुछ बेहतर हो। जैसे इच्छावाचक वाक्य में मैंने कहा कि ईश्वर करे आप सफल हो। ईश्वर करे आप सफल हो, इसका मतलब कि मैं ऐसा इच्छा रखता हूं कि आप सफल हो। तो इस तरीके से विधिवाचक एक सामान्य सा वाक्य होता है, नाम से ही क्लियर है। निषेध का मतलब है कि वाक्य में कोई न कोई निगेटिव शब्द आना चाहिए, तो निषेध हो जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य में कोई न कोई ऐसा शब्द हो जो प्रश्न की शैली का हो, जिससे प्रश्न का बोध हो रहा हो, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। आज्ञावाचक वाक्य में एक ऐसा वाक्य दिया जाता है जिसमें किसी को ऑर्डर दिया गया हो। विस्मयवाचक वाक्य में इस तरीके का वाक्य दिया जाएगा कि इसमें पहचान देखिए, प्रश्नवाचक में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, विस्मयवाचक में विस्मयवाचक चिन्ह लगा होता है। ये भी इसकी एक पहचान है। चाहे तो आप उसको मेंशन कर लीजिए बगल में कि विस्मयवाचक चिन्ह लगा होगा तो विस्मयवाचक वाक्य होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा तो प्रश्नवाचक होगा। संदेहवाचक में क्या होता है कि इसमें संदेह होगा होगी अगर वाक्य में दिया गया है तो ये मान करके चलिए वो संदेह की बात कर रहा है। वह पढ़ रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह सो रहा होगा, वह दौड़ रहा होगा, आपके बात में ही संदेह हो जाएगा अगर आपने कहा कि अरे वो पढ़ रहा होगा, वो खेल रहा होगा। इसका मतलब आप कंफर्म नहीं है, अभी आप सस्पेंस में हैं। ठीक है। संकेतवाचक वाक्य या शर्तवाचक, जब कंडीशनल सेंटेंस इसे इंग्लिश में कहा जाता है, तो संकेतवाचक वाक्य या शर्त सूचक वाक्य में कहा जाता है एक काम करने के लिए दूसरे काम का होना या न होना बताया जाता है। जैसे मैंने कहा अगर पानी बरसता तो फसल अच्छी होती, तो फसल अच्छे होने का कारण कौन बन रहा है? पानी का बरसना। अगर पानी बरसता तो फसल अच्छी होती, ये संकेत सूचक वाली शैली में आता है मित्र। और इच्छावाचक में जैसा आप इच्छा जाहिर करें, जैसे आपकी इच्छा है कि मैं सही सलामत रहूं, कि ईश्वर करे कि आप सही सलामत रहें, ठीक ठाक रहें, ईश्वर करे कि आप सफल हो जाएं, ईश्वर करे कि आपकी, जैसे बसों में लिखा होता है आपकी यात्रा मंगलमय हो। यदि ये कहा जा रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो जाहिर सी बात है ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अब यहां एक और रोचक बात बता दें कि जितने भी अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, एक शर्त इनकी और है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो अपने आप को तीनों कैटेगरी में बांट लेते हैं। माने मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसमें से जो विधिवाचक वाक्य है और जो निषेधवाचक वाक्य है, इसी वाक्य को अगर आप चाहें, माने एक विधिवाचक वाक्य रचना के आधार पर सरल भी बनाया जा सकेगा, संयुक्त भी बनाया जा सकेगा और मिश्रित भी बनाया जा सकेगा।
निषेधवाचक वाक्य रचना के आधार पर सरल भी हो सकेगा, संयुक्त भी हो सकेगा और मिश्र भी हो सकेगा। मैं ये आपको नोट करा दे रहा हूं। और परीक्षा में पूछा जाता है कि एक सरल वाक्य दे देगा, उसका 4 वाक्य बनाया रहेगा और आपसे पूछेगा कि इस सरल वाक्य का निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, या इस सरल वाक्य का निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। और ये प्रश्न ज्यादा गंभीर हो जाता है, जिसे आपको याद करके रखना होता है। तो मैं अभी तरीका बता रहा हूं, आसानी से आप समझ पाएंगे। जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आशा करता हूं। देखिए, ध्यान से समझिएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि अर्थ के आधार पर ये जो 2 वाक्य है, कौन कौन सा, पहला और दूसरा, माने एक विधिवाचक और एक निषेधवाचक। विधिवाचक वाक्य तीनों तरीके के हो सकते हैं, माने साधारण टाइप का हो सकता है, मिश्र टाइप का हो सकता है, संयुक्त टाइप का हो सकता है। निषेध वाला साधारण हो सकता है, मिश्र हो सकता है, संयुक्त हो सकता है। ये तो यहां पढ़ा दे रहा हूं, पर क्लास वगैरह में हम इसको नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वैसे भी इतना लेंदी होता है। ये परीक्षा में बहुत रेयर एंड रेयरेस्ट पूछा जाता है, इसलिए हम नहीं बताते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें। क्लियर है ना? फोन डिस्चार्ज होने की अवस्था में आ गया है, हम इसके बारे में थोड़ा जल्दी कर दें। जैसे कहा गया कि हम खा चुके, हम खा चुके, ये विधिवाचक तो है, पर विधिवाचक में अगर पूछा जाए कि ये सरल है, मिश्र है कि संयुक्त है, तो सरल वाक्य है। इसी को हम अगर चाहें तो मिश्र भी बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे मान लीजिए मैंने एक वाक्य बताया कि मैं खाना खा चुका था। वाक्य है कि मैं खाना खा चुका था। बहुत ही लॉजिकल बात बता रहा हूं कि अगर ये कॉमा लग जाए, कॉमा का मतलब भी की होता है। कभी कभी कॉमा लगा करके परीक्षा दे देगा, तो लोग अक्सर गलत कर देते हैं कि सर की जो जिसने तो आया नहीं, फिर हम इसको कैसे मिश्र मान लें। मैं खाना खा चुका था कि वह आ गया। अब देख लीजिएगा बंधु, कॉमा लगा दिया हूं, की नहीं लगाया हूं, कॉमा लगाया हूं, की नहीं लगाया हूं, इसके बावजूद भी ये मिश्र वाक्य है और ये वाला सरल वाक्य है। अब मैं, जैसे मैंने कहा मैंने खाना खा लिया, और एक वाक्य ये हो गया मैंने खाना खा लिया। अब और से जोड़ रहा हूं, मेरी भूख मिट गई। तो और के माध्यम से जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा। अब अगर ये पूछा जाए कि मैंने खाना खा लिया और मेरी भूख मिट गई, अगर पूछा जाता है अर्थ के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है, तो ये विधिवाचक है, क्योंकि केवल सीधी सीधी बात कही गई है।
पर सीधे सीधे जो बात कही गई है वो किस शैली में कही गई है, तो संयुक्त शैली में कही गई है। मैं खाना खा चुका था, कॉमा, वह आ गया। ये किस शैली में है, तो विधिवाचक वाक्य अर्थ के आधार पर, लेकिन रचना के आधार पर वो मिश्र है। हम खा चुके हैं, कैसा, सामान्य वाक्य है पर विधिवाचक भी है। तो मैंने कहा कि विधिवाचक जो वाक्य होता है वो तीनों चरणों में आप बदल सकते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जैसे हम खा चुके हैं एक वाक्य दे दिया और आपको 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में से आपसे ये पूछा जाएगा कि ये जो मैंने वाक्य दिया गया इसका सरल वाक्य कौन सा रूप होगा या संयुक्त कौन सा होगा। जैसे 2 ऑप्शन यही आ गया, हम खा चुके हैं का प्रश्न है, हम खा चुके हैं का मिश्र रूप कौन सा होगा। ऑप्शन ए में उन्होंने दे दिया मैं खाना खा चुका था वह आ गया मिश्र होगा, कि मैंने खाना खा लिया और मेरी भूख मिट गई ये वाला हिस्सा मिश्र होगा। तो आप क्या बताएंगे, कॉमा वाला मिश्र होगा। तो एक शैली ये है प्रश्न पूछे जाने का, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक ऐसे ही जैसे मैंने कहा हमने खाना नहीं खाया, जैसे मैंने कहा कि अब नकारात्मक की बात कर रहा हूं, हमने खाना नहीं खाया, ये है निषेधवाचक, पर निषेधवाचक में भी ये अर्थ के आधार पर ये वाला निषेधवाचक है, पर रचना या स्वरूप के आधार पर ये साधारण है। इसे अगर हम चाहें तो ये निषेधवाचक भी बना रहेगा और मिश्र में भी हम लिख सकेंगे। जैसे मैंने खाना नहीं खाया के बाद मैंने एक कॉमा लगा दिया, कॉमा लगा दिए और कॉमा लगाने के बाद इसलिए, कॉमा लगाने के बाद मैंने लिखा इसलिए मैंने फल नहीं खाए। तो यहां कॉमा आ गया, कॉमा की का द्योतक है तो ये मिश्र हो गया। पर मैं बताऊंगा कि निषेध भी रहेगा और निषेध के साथ साथ संयुक्त वाक्य में भी उसको लिख सकते हैं। निषेध में कोई कमी नहीं आएगी, इसका भी स्क्रीनशॉट को अच्छे से ले लीजिएगा मित्र। जैसे मैंने कहा कि मैंने भोजन नहीं किया, यही वाली बात है कि मैंने भोजन नहीं किया और मेरी भूख नहीं मिटी। निषेधवाचक भी है, माने हम केवल आपको ये बताना चाह रहे थे कि अर्थ के आधार पर जो 8 भेद हैं उसमें से विधिवाचक और निषेधवाचक वाक्य ऐसे वाक्य हैं जिनको आप चाहें तो रचना या स्वरूप के आधार पर तीनों रूपों में लिख सकेंगे। जिसका प्रमाण ये है, हम खाना खा चुके, मैं खाना खा चुका था, कॉमा, वह आ गया, मैंने खाना खा लिया और मेरी भूख मिट गई। ये विधिवाचक के साथ साथ अगले वाले चरण में भी शामिल है। वैसे ही निषेधवाचक के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें तो हैं। निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य के होने के साथ साथ रचना और स्वरूप के आधार पर आप तीनों शैलियों में लिखना चाहें तो तीनों शैलियों में लिख सकते हैं। हमने खाना नहीं खाया, मैंने खाना नहीं खाया इसलिए मैंने फल नहीं खाए, और संयुक्त में मैंने भोजन नहीं किया और मेरी भूख नहीं मिटी। तो इस तरीके से वाक्य वाला जो महत्वपूर्ण पार्ट था उसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया कि वाक्य
भाग 2 उद्देश्य विधेय, वाक्य रचना के आधार पर 3 और अर्थ के आधार पर 8। रचना के आधार पर 3 में सरल है, मिश्र है, संयुक्त है। अर्थ के आधार पर विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक। 8 भेद में जो पहला और दूसरा, माने कौन पहला? पहला कहें तो विधिवाचक। विधिवाचक वाक्यों को हम तीनों तरीके से लिख सकते हैं। इन तीनों का मतलब हम उसे सरल वाक्य में, हम उसे मिश्र वाक्य में, हम उसे संयुक्त वाक्य में। निषेधवाचक को हम सरल वाक्य में, संयुक्त वाक्य में और मिश्र वाक्य में लिख सकते हैं। यूपीपीसीएल वगैरह में जब परीक्षा में पूछा जाता है, या हो सकता है कि इस बार ग्राम विकास अधिकारी वाले में ये पूछा जाए, जो ग्राम विकास अधिकारी 2018 वाला निरस्त हुआ है, 2021 में होना है, वहां ये प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही प्रबल संभावना है। ये बात अपने जहन में सेट कर लीजिएगा। तो कहता क्या है कि एक वाक्य दे देगा, सरल वाक्य दे देगा, जिसे आप मिश्रित या संयुक्त में बदलेंगे, और ये यूपीएसआई में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये यूपीएसआई वाले सेक्शन में, यूपीपीसीएल वाले सेक्शन में और यूपी ट्रिपल एससी में, लेखपाल में सबसे ज्यादा और ग्राम विकास अधिकारी में पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। पर टेट और सी टेट में केवल यही पूछा जाता है कि रचना के आधार पर कौन कौन से भेद हैं, अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं, या अर्थ के आधार पर कौन कौन से भेद हैं, बस केवल इतना ही और इतना ज्यादा नहीं। या बहुत अगर टेट और सुपर टेट में अगर पूछा जाएगा तो एक बात कहा जाएगा कि एक वाक्य दे दिया गया, पूछा जाएगा कि इसे बताइए ये रचना के आधार पर सरल है कि मिश्र है कि संयुक्त है, बस इससे ज्यादा नहीं। तो आज के क्लास को हम यहीं विराम करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे कि उपवाक्य किसे कहते हैं और क्या होते हैं और कितने भेद हैं, और पदबंध किसे कहते हैं, क्या होता है और कहाँ शामिल होता है। ये दोनों कहीं नहीं पढ़ाया जाता, न के बराबर पढ़ाया जाता है। पर कल आप पदबंध लाजवाब तरीके से जानेंगे और उपवाक्य लाजवाब तरीके से जानेंगे, और इसके कितने भेद होते हैं और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये सारी बातों को आप कल विस्तार से जान पाएंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए मैं लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद।